पर्यावरण अध्ययन का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर किसी व्यक्ति के दुर्व्यसन जैसे नशाखोरी या धूम्रपान की लत में फंसने और उसके दुष्परिणामों के प्रकट होने का सही क्रम क्या है। इसमें बताना है कि जो कोई व्यक्ति जो है या व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर किसी व्यक्ति के दुर्व्यसन मतलब जो है नशाखोरी या धूम्रपान से क्या है लत में फंसना और लत में फंसने का जो उसका दुष्परिणाम क्या होगा उसको बताना है कि उसकी सीक्वेंस क्या है या उसकी क्रम क्या है उसको। तो पहली बार क्या होगा, नशे के प्रति आकर्षण पैदा होना। तो जो है ये नशे के प्रति आकर्षण होना ये तो संगति में इफेक्ट पड़ेगा और किसी कारणवश ये हो जाएगा पहले नंबर पे नशे के प्रति आकर्षण होना। तो हो जाएगा नशे के प्रति आकर्षण हो गया। अब वो क्या करेगा, पहली बार नशे का सेवन, नशे के प्रति यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया। अब वो क्या करेगा, पहली बार या फर्स्ट टाइम नशे का सेवन करेगा, मतलब ड्रिंकिंग, जैसे शराब है ड्रिंकिंग करेगा, तो हो जाएगा ड्रिंकिंग करना। अब जो है ये एक बार नशा किया तो स्पष्ट है कि वो बार बार फिर से क्या करेगा, नशा करने लगेगा और नशा करने लगेगा क्या हो जाएगा, ये नशे का आदी हो जाएगा। ये हो जाएगा नशे का आदी हो जाना। नशे का आदी हो जाएगा तो इसका स्पष्ट है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, स्वास्थ्य का गिरना, उसके स्वास्थ्य हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हो जाएगा चौथे क्रम पे स्वास्थ्य का गिरना। अब वो बार बार नशा कर रहा है तो क्या है, धन की कमी से चोरी जैसी बुराइयों की ओर बढ़ना। अब वो जो है धन की कमी से क्या करेगा, चोरी जैसे जो बुराई है उसकी ओर बढ़ेगा, मतलब चोरी करके वो क्या करेगा, जो पैसा मिलेगा उसका शराब पिएगा या ड्रिंकिंग करेगा। ये हो जाएगा पाँचवें क्रम पे। अब इसका क्या है कि चोरी जैसे बुराई की ओर बढ़ने लगा, मतलब अपराध बढ़ रहा है, इससे क्या होगा, पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का नष्ट होना। इससे जो है परिवार और समाज में भी क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हो जाएगा छठवें क्रम पे। शुरू में हो जाएगा ये एल, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा जे, तीसरे नंबर पे हो जाएगा के, चौथे नंबर पे हो जाएगा एन, पाँचवें नंबर पे हो जाएगा एम, छठवें नंबर पे हो जाएगा ओ। शुरू में एल, तो जो है ऑप्शन सी में नहीं है एल, तो ऑप्शन सी को हटा दिए। एल के बाद जे, एल के बाद जे, ए में नहीं है ते को भी हटा दे। जे के बाद के, जे के बाद के, बी डी दोनों में है, और के बाद एन, के बाद एन जो है ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें शुरू में हो जाएगा एल, उसके बाद जे के बाद के बाद एन के बाद एम के बाद ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के साथ क्षेत्र भ्रमण गतिविधि के आयोजन और क्रियान्वयन का सही तार्किक क्रम क्या होगा। क्लास 5 के स्टूडेंट्स को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं, तो उसकी जो गतिविधि का आयोजन और क्रियान्वयन का सही क्या होगा उसको बताना है। तो पहले क्रम पे आ जाएगा, इसमें स्थानीय स्तर पर उपयुक्त और सुरक्षित स्थल का चयन कर पूर्व अनुमति प्राप्त करना। तो स्थानीय स्तर पर क्या करेंगे, उपयुक्त और जो सुरक्षित स्थल है उसका चयन कर लेंगे और उसका जो है हम पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेंगे। तो हो जाएगा पहले नंबर पे सबसे पहले क्या किए, जो जहाँ भ्रमण के लिए जा रहे हैं उस स्थान का चयन किए। अब उसके बाद चयन करने के बाद क्या करेंगे, भ्रमण के उद्देश्य। अब हम भ्रमण के लिए जा रहे हैं, जैसे हम किसी ऐतिहासिक स्थल पे जा रहे हैं, किसी ऐतिहासिक स्थल पे जा रहे हैं, तो उसकी जो भ्रमण के उद्देश्य क्या होगा, वहाँ के ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानेंगे, वहाँ के जैसे राजा वगैरह है उसके बारे में जानेंगे, उसकी कार्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चयन किए क्षेत्र का, उसके बाद क्या करेंगे, जो भ्रमण के उद्देश्य क्या है, गंतव्य और सुरक्षा नियमों के बारे में कक्षा में चर्चा, कि हम गंतव्य की वहाँ पहुँचेंगे कैसे, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसा है, ये सुरक्षा नियम के बारे में कक्षा में क्या करेंगे, पहले चर्चा करेंगे। ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब जो है आगे की प्रोसेस क्या है, भ्रमण के दौरान यहाँ पे हम उद्देश्य के बारे में बता दिए, उसकी गंतव्य और सुरक्षा नियम के बारे में क्लास में चर्चा कर दी, बच्चों को बता दिए। फिर आगे क्या करेंगे, भ्रमण के दौरान जब हम भ्रमण गए हैं उस दौरान में क्या करेंगे, विद्यार्थियों द्वारा अवलोकन नोट तैयार करना। तो जो है अवलोकन ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं उसको नोट करेंगे और डेटा एकत्र करेंगे। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। जैसे हम ऐतिहासिक स्थल में गए तो जैसे किसी राजा का मूर्ति है वरना किसी और मंदिर वगैरह है, तो उसके बारे में जो हम लोग है अवलोकन नोट तैयार करेंगे और डेटा एकत्र करेंगे। ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब जो है क्या है, उसके बाद क्या करेंगे, भ्रमण के तुरंत बाद मतलब हम भ्रमण में गए हैं उसी टाइम क्या करेंगे, समूहों में या ग्रुप में अनुभव पर अनौपचारिक चर्चा आयोजित करना। अनौपचारिक चर्चा मतलब जैसे इनफॉर्मल तरीके से चर्चा करेंगे, जैसे ये क्या है कि मंदिर है या कहीं पे राजा का और कुछ है तो वो कब कौन सा सन में बना है, कौन सा ईस्वी में बना है, जैसे 10वीं सदी में हो गया
बना है, उसके बारे में क्या क्या है, ये औपचारिक रूप से उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर क्या करेंगे, एकत्रित जानकारी। यहाँ पे हमें पूरा जो जानकारी डेटा कलेक्ट कर चुके हैं यहाँ से, अब जो एकत्रित जो जानकारी है और अनुभव है और प्रतिवेदन है, जो हम प्रतिवेदन बना रहेंगे, प्रतिवेदनों का कक्षा में साझाकरण और मूल्यांकन करना। अंत में क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे और क्लास में एक दूसरे को शेयर करेंगे, बताएंगे उसके बारे में। ये हो जाएगा 5वें नंबर पे। शुरू में आ जाएगा इसमें एस, तो ऑप्शन ए में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। शुरू में आ जाएगा एस, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा क्यू, दूसरे नंबर पे आ जाएगा क्यू, तो ऑप्शन सी में क्यू नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा पी, और चौथे नंबर पे आ जाएगा टी, और 5वें नंबर पे आ जाएगा आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें शुरू में आ जाएगा एस, उसके बाद क्यू, उसके बाद पी, टी, आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन के पाचन और अवशोषण से लेकर ऊर्जा विमुक्ति की जैविक प्रक्रियाओं का सही क्रम चुनिए। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा मुख गुहा में एमाइलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च का अपघटन। तो सबसे पहले क्या होगा, जो मुख गुहा है, मुख में जो है जो एमाइलेज एंजाइम द्वारा है उसके द्वारा स्टार्च का अपघटन होगा, ये हो जाएगा डिकम्पोज होना, ये होगा पहले नंबर पे। उसके बाद जो है ये दूसरे नंबर पे क्या होगा, आमाशय में प्रोटीनों का आंशिक पाचन होना। यहाँ पे जो स्टार्च का क्या हुआ, कंपोजिशंस हुआ, अपघटन हुआ। उसके बाद जो है आमाशय में क्या होगा, प्रोटीनों का आंशिक रूप से पाचन होगा, तो हो जाएगा दूसरे क्रम पे। आमाशय में जो क्या हुआ, प्रोटीनों का आंशिक रूप से पाचन हुआ। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्रम पे क्या होगा, जो क्षुद्रांध्र है उसमें पोषक तत्वों का अवशोषण होना, उसमें पोषक तत्व अवशोषण होंगे और विली द्वारा क्या होगा, रक्त में स्थानांतरण कर देगा। और विली द्वारा है ये जो रक्त में जो ब्लड है उसमें क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये स्थानांतरण हो जाएगा, हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, जो वृहद अंत है, ये वृहद अंत है, उसमें क्या होगा, अतिरिक्त जल का अवशोषण। ये अतिरिक्त जल का अवशोषण होगा, ये चौथे क्रम पे। और फिर अंत में क्या होगा, कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा का निर्माण होना, हो जाएगा 5वें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये क्यू, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा पी, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एस, चौथे नंबर पे हो जाएगा आर, और 5वें नंबर पे हो जाएगा टी। शुरू में क्यू, तो ऑप्शन बी में नहीं है और डी बी में नहीं है, तो ऑप्शन बी को हटा दिए। उसके बाद क्यू के बाद पी, पी के बाद पी, ऑप्शन डी में नहीं है, डी भी हटा दिए। और पी के बाद एस, तो पी के बाद एस, ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा क्यू, उसके बाद पी, उसके बाद एस, इसके बाद आर, और लास्ट में हो जाएगा टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यह है पहला छोटे प्रयोग। छोटे छोटे प्रयोग से क्या होगा, इस छोटे छोटे प्रयोग से ये होगा कि प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। छोटे छोटे प्रयोग से क्या मिलेगा, ये प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा, तो ये हो जाएगा पहला का डी, पहला का हो जाएगा डी। उसके बाद दूसरा दिया सर्वे और प्रोजेक्ट विधि। सर्वे और प्रोजेक्ट विधि से क्या होगा, ये इसका क्या लाभ होगा, तो सर्वे और प्रोजेक्ट विधि से लाभ ये होगा कि सामाजिक सरोकार या सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ेगा। ये सेकेंड का हो जाएगा बी, सेकेंड का बी। उसके बाद तीसरा दिया है संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन से क्या होगा, पोषण और स्वास्थ्य पर बना रहेगा, पोषण व्यवस्था, न्यूट्रिशंस और हेल्थ जो है बना रहेगा यदि संतुलित भोजन करेंगे। तो ये 3 का हो जाएगा ए, 3 का ए। उसके बाद जो है ये चौथा दिया है टीकाकरण या वैक्सीनाइजेशंस। तो टीकाकरण से क्या होगा, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ होगा, तो ये हो जाएगा चौथा का सी, चौथा का सी। पहला का हो जाएगा डी, पहला का डी ऑप्शन ए में नहीं है और सी में नहीं है, ए और सी को हटा दिए। उसके बाद जो है दूसरा का बी, दूसरा का बी जो है बी और डी दोनों में है। तीसरा का ए, तीसरा का ए ऑप्शन सी बी में नहीं है, बी हटा दिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें हो जाएगा पहला का डी, उसके बाद दूसरा का बी, और तीसरा का ए, और चौथा का सी। ये ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, सूची 1 जिसमें जल जनित या वाहकी रोग दिया गया है, और सूची 2 जिसमें उनके विशिष्ट कारक या लक्षण दिए गए, इसको सही सुमेलित करना है। सूची 1 जिसमें रोग दिया गया है और सूची 2 उसमें फैक्टर या कारक दिया गया है। सूची 1 में है मेट हीमोग्लोबिन,
मेट हीमोग्लोबिन, इसकी जो है ये लक्षण या कारक क्या होता है, इसकी लक्षण या कारक ये होता है कि पेयजल या पीने योग्य जो पानी है उसमें नाइट्रेट की अधिकता होने के कारण जो होता है मेट हीमोग्लोबिन डिसीज, ये हो जाएगा पहला का ए। उसके बाद दूसरा में दिया है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो है किसके इम्पैक्ट से होता है, या इसका जो लक्षण या फैक्टर क्या होता है, इसमें हड्डियों और दांतों का कमजोर हो जाना। यदि फ्लोरोसिस से इम्पैक्ट है तो उसकी जो लक्षण क्या दिखाई देगा, हड्डी और दांतों का कमजोर होना। ये सेकेंड का हो जाएगा डी, सेकेंड का डी। इसका तीसरा दिया है अमीबायोसिस। अमीबायोसिस इसकी जो है लक्षण क्या होता है, अमीबायोसिस का लक्षण ये होता है कि इसमें जो है एंड अमीबा और हिस्टोलिटिका प्रोटोजीवा के कारण होता है। ये हो जाएगा, मतलब इसका जो फैक्टर है कारक है अमीबायोसिस का, ये तीसरा का हो जाएगा बी, तीसरा का बी। इसका जो है चौथा दिया है एनीमिया या रक्त अल्पता। तो जो है एनीमिया जो होता है ये किसकी वजह से होता है, आहार में लौह तत्व की कमी से, आयरन की कमी की वजह से होता है। 4 का हो जाएगा सी, 4 का सी। पहला का ए ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसका दूसरा का डी ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें पहला का हो जाएगा ए, उसके बाद दूसरा का डी, तीसरा का बी और चौथा का सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सूची 1 जिसमें बालक की आयु या अवस्था दिया गया है, और सूची 2 जिसमें पर्यावरण के प्रति उनकी समझ की विशेषता से सम्मिलित करना है। सूची 1 में बालक की अवस्था या आयु है और सूची 2 में पर्यावरण के प्रति उनकी समझ क्या है, उनकी विशेषता दिया गया है। सूची 1 में है 5 से 7 वर्ष के बच्चे, 5 से 7 वर्ष के बच्चे के में पर्यावरण के प्रति उनकी समझ क्या होता है, तो उनकी समझ ये होता है आत्मकेंद्रित सोच, मतलब आत्मकेंद्रित सोच रहेगा और सजीवतावाद और प्रत्यक्ष अनुभव पर निर्भर। तो इस उम्र में बच्चे जो है मूर्त स्तर में रहते हैं, मतलब जो है छूकर अनुभव कर देख कर ही उस चीज़ को महसूस करते हैं या फील अप करते हैं। ये पहला का हो जाएगा डी, पहला का हो जाएगा डी। उसका दूसरा दिया है 8 से 14 वर्ष के बच्चे। तो 8 से 14 वर्ष के बच्चे में अमूर्त की ओर ये लोग जो है अग्रसर होने लगते हैं। अमूर्त जो है मतलब चिंतन, उसके बारे में विचार कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अमूर्त सोच, कार्यकरण संबंध और तार्किक वर्गीकरण की क्षमता पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा सेकेंड का ए, सेकेंड का ए हो जाएगा। उसका तीसरा दिया है वयस्क की भूमिका। वयस्क की भूमिका क्या होता है पर्यावरण के समझ के प्रति, तो वयस्क की भूमिका ये होता है कि इसमें अनुभव और अनुकरण के लिए समृद्ध वातावरण प्रदान करना। तो वयस्क की भूमिका ये क्या रहेगा, अनुभव हो गया, और अनुकरण के लिए जो बच्चे हैं उसके लिए समृद्ध वातावरण प्रदान करने की भूमिका रहता है। तो ये तीसरा का हो जाएगा सी, तीसरा का हो जाएगा सी। उसके बाद जो है चौथा दिया है बच्चों का दृष्टिकोण। बच्चों का दृष्टिकोण कैसे रहता है, बच्चों का दृष्टिकोण रहता है पर्यावरण की रोचकता और खोजी प्रवृत्ति। ये चौथा का हो जाएगा बी, चौथा का बी। पहला का डी ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद दूसरा का ए बी और सी दोनों में है। तीसरा का सी ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें पहला का हो जाएगा डी, दूसरा का ए, तीसरा का सी और चौथा का बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है पर्यावरण के घटकों और उनकी अंतःक्रियाओं के संदर्भ में निम्न कथनों से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है पर्यावरण के जो घटक हो गया और उनकी अंतःक्रियाओं के संदर्भ में। पहला कथन दिया पी, प्राकृतिक पर्यावरण पूरी तरह से जैविक घटकों से निर्मित होती है। तो ये पहला कथन जो है पी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पर्यावरण है ये जैविक और अजैविक दोनों घटकों से निर्मित होती है, जैविक और अजैविक दोनों घटकों से निर्मित होती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, केवल जैविक घटकों से निर्मित होता है बोला जा रहा है। तो ये कथन पी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में पी है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद कथन क्यों दिया है, सांस्कृतिक पर्यावरण मानव और प्रकृति की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये जो कथन क्यों गलत सही हो जाएगा कि जो सांस्कृतिक पर्यावरण है क्या है, मानव और प्रकृति की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये जो है दूसरा कथन क्यों सही है, तो ऑप्शन सी में नहीं है, क्यों, तो ऑप्शन सी हटा देंगे। उसका जो है कथन आर दिए है, आर्थिक पर्यावरण सामाजिक संरचनाओं से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ये जो कथन आर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आर्थिक पर्यावरण है सामाजिक संरचना से स्वतंत्र फ्री नहीं है,
ये एक दूसरे से क्या है, जुड़ाव है। ये एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या जुड़ाव है, इसलिए जो कथन आर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है आर्थिक पर्यावरण है ये सामाजिक संरचनाओं से स्वतंत्र नहीं है, ये जुड़ा हुआ है, ये एक दूसरे से निर्भर है। जो कथन आर गलत हो जाएगा। इसका जो है कथन एस दिया है, पर्यावरण के सभी घटक एक दूसरे पर आश्रित और गतिशील है। तो जो कथन एस सही हो जाएगा कि पर्यावरण के जितने भी घटक है, जैविक घटक और अजैविक घटक सभी एक दूसरे पर आश्रित है और गतिशील है। तो जो कथन एस सही हो जाएगा। उसके बाद कथन टी दिया है, आज के संदर्भ में तीव्र शहरीकरण पर्यावरण का एक प्रमुख सरोकार है। तो जो कथन टी ये सही हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन क्यों, कथन एस और कथन टी, ये तीनों कथन सही हो रहा है, और कथन जो है पी और कथन जो है आर गलत हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल जो है कथन क्यों, एस और टी सही है। प्रश्न है, सामाजिक बुराइयों और दुर्व्यसन के व्यक्तिगत और सामाजिक दुष्परिणामों के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन दिया है पी, बाल श्रम बच्चों के मौलिक अधिकारों और उनके संज्ञानात्मक विकास को अवरुद्ध करता है। ये जो है पहला कथन पी सही हो जाएगा कि जो बाल श्रम है बच्चों के मौलिक अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट्स, और उनके जो संज्ञानात्मक विकास है, उसकी जो विकास, संज्ञानात्मक विकास, इसको अवरोध करता है, ये प्रभावित करता है। तो जो कथन पी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में, ये ऑप्शन बी में नहीं है पी, तो ऑप्शन बी को हटा देंगे। उसका जो है कथन क्यों दिया है, दहेज प्रथा केवल एक आर्थिक समस्या है, इसका कोई सामाजिक दुष्परिणाम नहीं होता। तो जो कथन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दहेज प्रथा है ये आर्थिक समस्या भी है, आर्थिक समस्या भी है, उसके साथ साथ ये सामाजिक समस्या भी है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, ये कि केवल ये है आर्थिक समस्या करके बोला जा रहा है, सामाजिक दुष्परिणाम इसका नहीं बोला जा रहा है। तो ये जो कथन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दहेज प्रथा जो है आर्थिक और सामाजिक दोनों समस्या है। ये जो कथन क्यों गलत हो जाएगा, तो जिसमें क्यों है उसको हटा देंगे। तो ऑप्शन ए में है क्यों और ऑप्शन डी में है, तो ए और डी को हटा देंगे। उसके बाद जो है कथन आर दिया है, धूम्रपान और नशाखोरी से केवल व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, आर्थिक नहीं। तो जो कथन आर गलत हो जाएगा कि जो है धूम्रपान या स्मोकिंग या नशा से व्यक्ति का जो है शारीरिक प्रभाव तो पड़ता है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट तो पड़ता है, उसके साथ साथ जो है आर्थिक और सामाजिक ये भी प्रभाव पड़ता है, आर्थिक सामाजिक भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो कथन आर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल शारीरिक स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट पड़ता है बोला जा रहा है, आर्थिक पे नहीं पड़ता है बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन आर गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एस दिया है, एकल परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार में सामाजिक सुरक्षा की भावना अधिक हो सकती है। तो जो कथन है सही हो जाएगा कि जो एकल परिवार है इसकी तुलना में जो संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है, उसमें सामाजिक सुरक्षा की भावना अधिक हो सकती है। ये जो कथन है सही है। इसका जो है कथन टी दिया है, बाल विवाह के कारण लड़कियों में कुपोषण या माल न्यूट्रिशन और उच्च मातृ मृत्यु दर का जोखिम बढ़ता है। तो जो कथन टी ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन पी, कथन एस और कथन टी। और कौन कौन सा कथन गलत है, कथन क्यों और आर, कथन क्यों और आर गलत है। इसमें जो है कथन पी एस टी सही है और क्यों आर गलत है। पी एस टी किस में दिया, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल पी एस और टी कथन सही है। प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों के चक्रण के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों के जो चक्रण है उसके संदर्भ में। पहला कथन दिया है पी, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो सदैव एक दिशा या एक दिशी होता है। तो जो कथन पी सही हो जाएगा कि जो खाद्य श्रृंखला है या फूड चेन है उसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है या सदैव एक ही दिशा में होता है। तो जो कथन पी सही हो जाएगा ये, जिस ऑप्शन में पी नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन क्यों दिया है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का चक्रण होता है जबकि पदार्थों का प्रवाह रैखिक होता है। तो जो कथन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पारिस्थितिक तंत्र में भी हम देखें कि ऊर्जा क्या होता है, एक दिशा में होता है, मतलब रैखिक होता है। क्या होगा, जो ऊर्जा है ये ऊर्जा का प्रवाह ये रैखिक होता है, ऊर्जा का प्रवाह रैखिक होता है। और जबकि जो पदार्थों का प्रवाह जो होता है, पदार्थों का प्रवाह रैखिक नहीं होता है, ये क्या होता है, चक्रण होता है, ये चक्री होता है, साइक्लिकल होता है। तो जो कथन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि उल्टा दिया गया इसमें, जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ये रैखिक होता है, यह एक दिशा में होता है,
और जबकि जो पदार्थों का प्रवाह क्या होता है, ये चक्री होता है। इसलिए जो कथन क्यों गलत हो जाएगा, तो जिस ऑप्शन में क्यों है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, तो बी डी हटा दिए। इसके बाद कथन आर दिया है, खाद्य जाल या फूड वेब पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बढ़ाता है। तो जो कथन आर सही हो जाएगा कि जो फूड वेब है, यहाँ पे देखो जो फूड चेन और फूड वेब दोनों अलग अलग होता है। तो फूड वेब जो क्या होता है, एक ही जीव के पास जो है कई सारे ऑप्शन रहते हैं उसके पास खाने का, या वो जो निर्भर रहता है वो वाला जो है उस पर। तो जो फूड वेब में, तो इसी वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फूड वेब होता है पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जो जीवों के पास जो है बहुत सारे विकल्प रहते हैं उसको खाने का। तो ये जो है ये कथन आर ये सही है। इसका जो है कथन एस दिया है, अपघटक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो है ये कथन एस सही हो जाएगा कि जो अपघटक हो गया जीवाणु और कवक। तो जो जीवाणु और कवक क्या है, ये अपघटक है, ये क्या करता है, कार्बनिक जो पदार्थ को अकार्बनिक तत्वों में परिवर्तित करता है। तो जो कथन एस ये भी सही हो जाएगा। इसका जो है कथन टी दिया है, उपभोक्ता प्रकाश संश्लेषण द्वारा सीधे सौर ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। तो जो कथन टी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है सीधा जो है ऊर्जा या भोजन का ग्रहण कौन करता है, केवल उत्पादक बस करता है। कौन करता है, केवल उत्पादक बस। उत्पादक जैसे पेड़ पौधे हो गया, उन्हीं लोग बस जो है केवल जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का ग्रहण या ऊर्जा की प्राप्त करता है, ना कि उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जो है क्या है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। तो जो कथन टी गलत हो जाएगा। टी गलत है, तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है, कथन पी, कथन आर और कथन एस। पी आर एस सही हो रहा है, और कौन कौन सा कथन गलत हो रहा है, कथन क्यू और कथन टी। क्यू और टी गलत हो रहा है और पी आर एस सही हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल पी आर और एस कथन सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथन एसर्शंस और कारण रीजन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प को चुनाव कीजिए या चुनिए। कथन दिया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत विषय इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, न कि विज्ञान और समाज विज्ञान के रूप में अलग अलग। ये जो है कथन सही हो जाएगा कि जो प्राथमिक स्तर में या प्राइमरी लेवल में जो पर्यावरण है या इन्वायरमेंट स्टडी है उसको एकीकृत या इंटीग्रेटेड विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, ना कि उसको विज्ञान और समाज विज्ञान में अलग अलग रूप में। तो जो कथन है ये सही हो जाएगा। कारण दिया गया है, प्राथमिक स्तर के बच्चे अपने परिवेश को खंडों या अलग अलग विषयों के रूप में देखने के बजाय एक संपूर्ण रूप में देखते हैं। तो जो कथन और एक कारण भी सही हो जाएगा, और एक कारण जो है ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें सर्सन्स और रीजन दोनों सही हैं, और ये रीजन जो है सर्सन्स की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, कक्षा में दिन रात और ऋतुओं का बनना अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ग्लोब और प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हुए प्रयोग करना किस प्रकार के शिक्षण को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। यहाँ पे बताना है कि जो दिन रात और जो ऋतुओं के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं किसके माध्यम से, ग्लोब और प्रकाश स्रोत के माध्यम से। प्रकाश स्रोत जैसे क्या हो गया, टॉर्च हो गया या लाइट हो गया, उसके माध्यम से। तो ये जो है शिक्षण, इस प्रकार की जो है शिक्षण जो है सर्वोत्तम रूप किसको प्रदर्शित करता है, उपयोग करते हुए प्रयोग करना किस प्रकार के जो शिक्षण को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्त अनुभव के माध्यम से। मूर्त अनुभव मतलब उस चीज़ को देख कर, महसूस कर और उपयोग कर। तो जो है मूर्त अनुभव के माध्यम से अमूर्त जो खगोलीय घटना है उसको सरलीकरण करना। तो जो अमूर्त खगोलीय जो घटना है, इवेंट्स है, उसको क्या कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन कक्ष में पुस्तकालय का उपयोग सीखने के संसाधन के रूप में किस प्रकार किया जाना चाहिए। यहाँ पे बताना है कि जो है इन्वायरमेंट या पर्यावरण अध्ययन के लिए जो पुस्तकालय है या लाइब्रेरी है उसकी क्या महत्व है या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को पाठ्य पुस्तक से परे जाकर विविध संदर्भ सामग्रियाँ खोजने और स्व अध्ययन के लिए अवसर देने हेतु। तो जो है ये पुस्तकालय है, लाइब्रेरी के इसका महत्व ये है कि जो है पाठ्य पुस्तक या सिलेबस से परे, मतलब उससे ऊपर जाकर जो है विभिन्न जो संदर्भ है, अलग अलग संदर्भ है,
उसकी सामग्री खोजना, जैसे पुस्तकालय लाइब्रेरी है वहाँ पे बहुत सारी पर्यावरण से रिलेटेड क्या रहेगा, बुक रहेगा। तो उससे क्या होगा, बच्चे जो है सिलेबस से बाहर जाकर जो विभिन्न अलग अलग बुक है उसकी जो सामग्री है या उसकी जो मटेरियल्स है उसके बारे में खोजेंगे और स्वाध्याय मतलब स्वयं पढ़कर उसके बारे में अच्छे से और जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, खाद्य जाल या फूड वेब में यदि शीर्ष मांसाहारी जैसे बाघ हो गया या मोर की संख्या में अचानक भारी कमी आ जाए, जैसे जो है मांसाहारी शीर्ष मांसाहारी बाघ हो गया या मोर उसकी संख्या में अचानक क्या हो जाए, कमी हो आ जाए, तो पारिस्थितिक तंत्र पर इसका सबसे पहला और प्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसका जो है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम पर सबसे जो पहला और प्रत्यक्ष डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा। इसका जो है प्रत्यक्ष और डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि प्राथमिक जो उपभोक्ताओं और शाकाहारी जीवों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होना। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, प्राइमरी जो कंज्यूमर हो गया, और जो शाकाहारी जीव है उसकी संख्या में क्या होगा, अनियंत्रित वृद्धि होंगे। क्योंकि जो ये मांसाहारी है मांस कंज्यूम कर रहा था, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो प्राथमिक कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, और जो शाकाहारी जीव है उसकी संख्या में अनियंत्रित क्या होगा, वृद्धि होगा, ग्रोथ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।